हेलो स्टूडेंट्स हम तन्मय त्रिपाठी। और आज मैंने जो टॉपिक लिया है आई होप कि वो आपको समझ में भी आएगा और उसको आप यूज़ कर लोगे अपने प्री या मेंस में जुडिशरी के एग्जाम्स में। और इसमें बहुत लोगों को छोटे छोटे कन्फ्यूजन होते हैं, वो भी दूर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने लिया है एडमिशन क्या होता है। अगर आप देखोगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 17 में कुछ एसेंशियल्स बताए गए हैं। सेक्शन 18 बात करता है एविडेंस की, 19, 20, 21, 22। तो ये सेक्शन जो है वो एडमिशंस की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक स्टेटमेंट होता है, कोई भी स्टेटमेंट, मैं परसों जो है पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना खाया है, या मैं गोवा जाने वाला हूँ, या मैं दिल्ली से होके आया हूँ, कोई भी स्टेटमेंट जो मैंने किसी से कह दिया वर्बली, या मैंने अपनी डायरी में कोई चीज़ नोट कर ली है कि हाँ भाई पर्टिकुलर इंसिडेंट इस दिन हुआ था, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैंने किसी को कोई मेल कर दिया, तो वो एक जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब वो एडमिशन कब बनते हैं? जब वो सेक्शन 17 की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तब वो एडमिशन बन जाते हैं। और वही कन्फेशन तब कहलाए जाते हैं जबकि हम अपनी गिल्ट को एडमिट कर लेते हैं कि हाँ आई हैव डन दिस क्राइम, आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस ऑफेंस। तो जब हम अपनी गिल्ट को एडमिट कर लेते हैं तो वो कन्फेशन हो जाते हैं। तो मैंने इस तरीके से बताने की कोशिश की है कि स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट सेक्शन 17 की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो वो एडमिशन हो गए, और अगर मैंने कोई एडमिशन कर लिया अपने गिल्ड का तो वो कन्फेशन हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एडमिशंस होते क्या हैं। तो आप जब सेक्शन 17 पढ़ेंगे तो आप उसमें ये देखेंगे कि कोई भी जनरल स्टेटमेंट जो कि ओरल हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, या वर्बल हो सकता है। राइटिंग में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने अपनी डायरी में कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़ लिख ली कि आपने अपनी डायरी में लिख लिया कि मैं जो है गोवा से होके आया था 2 महीने पहले, ठीक है। या फिर आप अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि मैं शॉर्ट टिकट करा लिया और मैं 3 दिन बाद दिल्ली जा रहा हूँ। मान लीजिए आपने ये स्टेटमेंट अपने डायरी में लिख लिया है, वो राइटिंग में है, ठीक है। या आपने किसी के नोटबुक में कोई स्टेटमेंट लिख लिया, या आपने किसी से बातें करते हुए, कन्वर्सेशन करते हुए बोल दिया वर्बली कि आई एम गोइंग टू लद्दाख, या आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन फ्राइडे, या फिर आपने ये उससे बातें करते करते कह दिया कि आई एम कमिंग फ्रॉम गोवा, इट हैज बीन ऑन 22nd आई हैव बीन कमिंग फ्रॉम गोवा। इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट जो जनरल स्टेटमेंट्स थे, और जब आप बोल रहे थे तो आपको नहीं पता था कि वो आपके अगेंस्ट एज एन एविडेंस यूज हो सकते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। वो एडमिशन कब बन रहे हैं? जब वो सजेस्ट कर रहे हैं फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट को लेके कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमेशा याद रखिएगा, सेक्शन 5 से 55 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में हमको बताया गया है कि कौन कौन से तरीके से फैक्ट जो है वो रिलेवेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 11 हमको ये बताता है कि प्ली ऑफ एलिबाई इज अ रेलिवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 11। या फिर सेक्शन 9 हमको बताता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड या कोई भी फैक्ट जो किसी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहा है वो सेक्शन 9 में रिलेवेंट हो सकता है। या कोई स्टेटमेंट या कोई ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन में कोई चीज हुई है, वो सेक्शन 6 में एज अ रजिस्टर रिलेवेंट हो सकती है। तो 5 से 55 तक हमको क्या बताया गया कि कोई भी फैक्ट किस तरीके से रिलेवेंट होगा, और वो रिलेवेंट है, लीगली रिलेवेंट है अगर वो, तो वो एविडेंस का पार्ट बन सकता है एंड कोर्ट कैन एक्सेप्ट इट एज एन एविडेंस। तो रिलेवेंट फैक्ट ये हुआ। फैक्ट इन इशू वो चीज होती है जो हमको प्रूफ करनी होती है, जैसे कि ए मर्डर्ड बी, या ए इज द ओनर ऑफ पर्टिकुलर हाउस। ए और बी के बीच में सूट है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके, तो ए इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, ये चीज प्रूफ करनी है। मान लीजिए मुझे ये टाइटल प्रूफ करना है ए का, तो यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है कि ए इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, या ए इज टाइटल्ड एंटाइटल्ड टू दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ये है हमारा फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू इज समथिंग व्हिच वी नीड टू प्रूव, and relevant fact is something which is coming from 5 to 55 under Indian Evidence Act. Any fact which can be relevant, किसी भी रूप में वो 5 से 55 में अगर आ रहा है, such as conduct is relevant under section 8. तो मैंने relevant fact के आपको examples दे दिए, section 6, 7, 8, 9, 10, all the sections can in some or the other way are relevant. तो कोई भी मेरा स्टेटमेंट जो कि इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने में हेल्प करता है रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को लेके इन अ पर्टिकुलर सूट और प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि कोई भी जनरल स्टेटमेंट नहीं, वो स्टेटमेंट जो कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। मान लीजिए मैं 7 दिन 6 दिन पहले गोवा से होके आया हूँ, और गोवा पे कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या गोवा में कोई क्राइम होता है और उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है, ठीक है। सबकी शुरू मुझ पे है कि हाँ भाई आपने ये क्राइम किया है, या आई वॉज मेड अ पार्टी, आई वॉज मेड अ एक्यूज्ड। तो वहां पे मैंने जो स्टेटमेंट बोला था कि मैं गोवा से आ रहा हूँ, या किसी से मैंने बातों बातों में बोला कि मैं गोवा जा रहा हूँ, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं
इस सूट या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने में हेल्प तो कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट यूज हो सकता है। सो लाइक दिस कोई भी स्टेटमेंट एविडेंस में एडमिशन के काम आ सकता है अपना इंडियन एविडेंस एक्ट में। कब? जबकि वो इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने में हेल्प करे रिगार्डिंग रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू। एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। दूसरी चीज आपको मैं एक छोटी सी बताना चाहता हूँ कि एडमिशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक जुडिशियल एडमिशन होते हैं, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन होते हैं। जुडिशियल एडमिशन होते हैं जो हम कोर्ट के सामने एडमिट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने प्लेंट दिया और अपोजिट पार्टी ने WS फाइल किया, तो WS में या तो वो फैक्ट को एडमिट करेगा या तो डिनाई करेगा। तो वहां पे अगर वो कोई फैक्ट एडमिट कर लेता है WS में ऑर्डर 8 रूल 5 में, तो वो एक एडमिशन है एंड दैट इज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो एक जुडिशियल एडमिशन हो गया। ठीक है। दूसरा कि ऑर्डर 10 रूल 1 में अब आप देखोगे CTC के कि उसमें हम एडमिट कर लेते हैं कोई भी फैक्ट को, कोई स्टेटमेंट है हमारे या हमने कोई चीज एलिगेशन दिया है और उसके बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं कोर्ट को, विटनेस लेके आ रहे हैं, तो वो भी हमारे एडमिशन होते हैं। ठीक है। तो एक जुडिशियल एडमिशन हो गया विच इज ऑलवेज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। किसी भी बंदे से हमने कोई बात करते हुए कोई बात कह दी, कोई मेल हमने किसी को कर दिया इन राइटिंग, तो वो इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया एडमिशन। तो ये है ओवरऑल एडमिशन की कहानी फिलहाल। ठीक है। दूसरा टॉपिक एडमिशन एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरा टॉपिक आपको जो मैं बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, जो जल्दी बेयर एक्ट रीडिंग में समझ नहीं आता है, वो ये है सेक्शन 21। सेक्शन 21 का मेन फोकस क्या है कि जो एडमिशंस होते हैं वो कब एज एन एविडेंस या एज एन एविडेंस एक्सेप्टेबल है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई फैक्ट मैंने अपने फेवर में बोला है या कोई फैक्ट मैंने कभी बोला था और उस फैक्ट को मैं अपने फेवर में यूज कर सकता हूँ, तो ये अलाउड नहीं है जनरली। अगर आप सेक्शन 21 पढ़ेंगे तो वहां पे दो चीजें हैं, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, उसके अगेंस्ट जिसने वो स्टेटमेंट बोला था या वो एडमिशन जो स्टेटमेंट एडमिशन में कन्वर्ट हो गया वो उसके अगेंस्ट यूज हो रहा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये अलाउड है, मतलब सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस आर अलाउड। सेल्फ हार्मिंग, तो जनरल रूल क्या है अगर आप 21 की बेयर एक्ट रीडिंग करेंगे कि सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस अलाउड है, मतलब जो एडमिशंस मेरे अगेंस्ट हैं वो अलाउड है, डिफेंस उनको यूज कर रहा है मेरे अगेंस्ट। ठीक है। अगर मैं प्रोसिक्यूशन उन्हें यूज कर रहा है मेरे अगेंस्ट, अगर मान लीजिए मैंने क्राइम किया है, आई एम अक्यूज्ड, तो मैं डिफेंस हो गया और प्रोसिक्यूशन उन्हें मेरे अगेंस्ट यूज कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट्स या वो एडमिशंस अलाउड हैं एज पर सेक्शन 21। दूसरे कौन से स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो कि मेरे लिए सेल्फ सर्विंग नेचर की हैं या मेरे फेवर की बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कैन नॉट बी प्रूफ, प्रूफ ऑफ एडमिशन स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी प्रूफ या एडमिशन कैन नॉट बी प्रूफ बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। तो उसके बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट मतलब क्या हुआ कि उसके फेवर में जो स्टेटमेंट्स हैं जो सेल्फ सर्विंग नेचर की हैं वो नहीं एडमिट हैं एज एन एविडेंस, वो नहीं यूज किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसके पीछे जो एक पॉलिसी हो सकती है वो ये हो सकती है कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स को मैं अपने लिए कहीं ना कहीं प्लान कर सकता हूँ या मैं कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट हो सकता है कोर्ट को मेरे हिसाब से, तो क्रेडिबिलिटी पे डाउट हो सकता है या उसकी ट्रस्टफुलनेस को हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं कर रखा है जनरली। ठीक है। ये सेक्शन 21 का इन्फ्लुएंस है। दूसरी चीज, आप जब इसमें जाओगे आगे रीडिंग करोगे आप, तो आप ये देखोगे कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उन एक्सेप्शंस को अगर आप समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 3 कैटेगरी के जो एडमिशंस हैं ये सेल्फ सर्विंग नेचर के हैं, मतलब दे आर यूजफुल फॉर मी और ये मेरा पर्पस सर्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मैं यूज कर सकता हूँ एज एन एविडेंस, और वो एक्सेप्शन भी दिया है आर्टिकल सेक्शन 21 के। ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो है डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन के साथ देखिए पॉलिसी ये है कि कोई भी व्यक्ति जब मरने की स्थिति में है या उस स्टेज में है कि उसको लगता है कि वो मरने वाला है या एक्सपेक्टेशन है उसको एक डेथ का, तो उस समय माना जाता है कि उसने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो एक स्पॉन्टेनिटी गारंटी कर सकता है कि भाई वो बहुत स्पॉन्टेनियस नेचर का है। तो उसमें क्या होता है कि कोर्ट उस डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है एज एन एविडेंस अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अगर कोई स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन के नेचर का है और वो मेरे फेवर में है तो वो स्टेटमेंट मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है। वो स्टेटमेंट मेरे काम आ सकता है जो डाइंग डिक्लेरेशन के नेचर के जो स्टेटमेंट्स हैं। तो एक तो ये एक्सेप्शन है कि डाइंग डिक्लेरेशन है, कोई बंदा है और वो बोल के मर गया और वो स्टेटमेंट उसके फेवर में था या पार्टी के फेवर में है,
किसी ना किसी रूप में, तो वो एज एन एविडेंस एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एज एन एडमिशन। दूसरा कि कहीं ना कहीं कोई स्टेटमेंट आपने बोला, मान लीजिए मैं क्राइम कर रहा हूं और क्राइम के दौरान मैंने कोई स्टेटमेंट बोला, वो स्टेटमेंट मेरे कंडक्ट को, मतलब मेरी स्टेट ऑफ माइंड को या मेरी बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हाँ मेरा जो स्टेटमेंट है और मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है और मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सब कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस स्टैब्लिश कर रहा है और उसमें कुछ ऑड नहीं है। तो वो स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं सेल्फ सर्विंग नेचर के हैं, लेकिन फिर भी उनको कोर्ट अलाउ कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं, बैराक में दिया है इलस्ट्रेशन कि भाई मेरे पर एलिगेशन उठाया गया है या मेरे को आई एम एक्यूज्ड कि भाई मैं काउंटरफीट कॉइन्स जो है वो सेल करता हूँ। तो अब क्या है कि जब मेरे पास आया, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जब मेरे पास केस आ रहा है, जब मुझे पता चल रहा है कि आई एम एक्यूज्ड ऑफ बीइंग सेलिंग अ काउंटरफीट कॉइन्स, तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला कि आई डोंट नो कि ये काउंटरफीट है कि नहीं है, और अगर आप चाहें तो आप इसकी टेस्ट करा लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बोला है कि आप इसकी टेस्ट करा लीजिए, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है ना कि मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है या मुझे पता नहीं है कि ये काउंटरफीट है कि नहीं है, या मुझे ये लगता है कि मैं सही हूँ क्योंकि मैं काउंटरफीट नहीं बेचता हूँ कॉइन्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो एडमिशन है, मतलब जो आपका स्टेटमेंट है, वो आपके कंडक्ट को दर्शा रहा है और वो कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी स्टैब्लिश कर रहा है, एक सीक्वेंस स्टैब्लिश कर रहा है जिसमें कोई ऑड चीज नहीं लग रही है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो कोर्ट उन एडमिशंस को बीइंग सेल्फ सर्विंग इन नेचर अलाउ कर सकता है। दूसरा मान लीजिए एक एग्जांपल था उसमें स्टोलन गुड्स का, कि somebody is being accused of selling a stolen goods, तो वो क्या कर रहा है कि अगर कोई चोरी का सामान है तो जाहिर सी बात है आदमी के पास रेसिप्ट नहीं है, तो वो क्या करता है कि उसको सस्ते रेट में बेचने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए आई एम एक्यूज्ड कि भाई आप जो है स्टोलन गुड्स को बेच रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं इससे नीचे नहीं बेचूंगा, तो ये जो मेरा कंडक्ट है कि मैं इस प्राइस से नीचे नहीं बेचने वाला हूँ, तो ये दिखाता है ना कि कहीं ना कहीं ये स्टोलन नहीं है। तो मेरा जो स्टेटमेंट है और मेरा जो कंडक्ट है या मेरी बॉडी लैंग्वेज है या स्टेट ऑफ माइंड जो है, ओवरऑल क्या सजेस्ट कर रही है कि हाँ इसकी दोनों चीजों में सिमिलैरिटी है, कहने में और इसके एक्ट में। तो इस केस में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट मेरे इस स्टेटमेंट को और मेरे कंडक्ट को रेलिवेंट समझ के एज एन एडमिशन, भले वो सेल्फ सर्विंग नेचर के हों, कोर्ट अलाउ कर सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी, पहली टाइम डिक्लेरेशन वाली थी, कोई स्टेटमेंट बोल के आदमी चला गया है, वो टाइम डिक्लेरेशन नेचर के हैं, 32 में आते हैं, तो वो एज एन एडमिशन काम आ सकते हैं। तीसरा जो होता है कि किसी भी रूप में या किसी भी तरीके से आपका स्टेटमेंट रेलिवेंट है अदर देन एडमिशन, मतलब वो एडमिशन के रूप में रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो सेल्फ सर्विंग नेचर का है और वो किसी और एविडेंस एक्ट के उसमें आता है, किसी और सेक्शन में आता है वो, तो उस केस में क्या हो सकता है कि एडमिशन के रूप में वो रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो सेल्फ सर्विंग नेचर का है, तब भी कोर्ट उसे अलाउ कर रहा है अदर देन एडमिशंस, ठीक है। तो एडमिशंस को छोड़ के कोई भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट आपका या कोई भी एक्ट आपका कहीं ना कहीं वो रेलिवेंट है अदर देन एडमिशंस, तो वो कहीं ना कहीं आपको एज एन कोर्ट जो है अलाउ कर देता है, भले वो सेल्फ सर्विंग नेचर को। तो बेसिकली जो 21 है वो मेनली फोकस करता है कि एडमिशन दो तरीके के हुए, सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ सर्विंग। सेल्फ हार्मिंग ऑलवेज अलाउड, सेल्फ सर्विंग कुछ कंडीशंस के बाद अलाउड है और उसमें सिर्फ 3 एक्सेप्शंस हैं। इन 3 एक्सेप्शंस में ही अगर कोई केस फॉल कर रहा है तभी एडमिशंस अलाउड होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एडमिशंस। Thanks a lot.